NCERT की क्लास शुरुआत करते हैं। और ये पुराना जो रखा हुआ है उसको हटाएं, मिटाएं। तो आज बेटा NCERT में वही क्लास 9th का हिस्ट्री में जो 6th चैप्टर है उसके ऊपर बात करेंगे। किसान और काश्तकार के ऊपर बात करेंगे। किसान और काश्तकार। तो आज की तारीख हो गई 38 सितंबर। NCERT क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 6th, जिसका नाम है किसान एवं काश्तकार, यानी फार्मर्स एंड टेनेंट। फार्मर्स एंड टेनेंट कहते हैं किसान और काश्तकार। किसान उसे कहते हैं जो अपनी जमीन पर खेती करता है, फार्मर, किसान। और ऐसा कोई किसान तो हम कहते हैं खेती से रिलेटेड है, पर एक्चुअल किसान का मतलब है जो अपनी जमीन पर खेती करे। और टेनेंट का मतलब है कि जमीन किसी और किसान की है, उसको वो ठेके पे, कॉन्ट्रैक्ट पे या शेयर होल्डर पर लेता है। जमीन किसान की है लेकिन उस पर खेती का काम जो करेगा वो एक व्यक्ति करेगा, जो हिस्सा बांट करके जमीन के मालिक को भी देगा। तो वो जो व्यवस्था है, वो जो व्यक्ति है, वो है काश्तकार। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो काश्तकार यानी बाहर वाला, ये जनरली कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा, बिना वक्त गवाए। ठीक है, तो सुनिए, किसान और काश्तकार का जो ये अध्याय है, इसके तहत हम भारत, यूरोप और अमेरिका, 3 परिस्थितियां देखेंगे। सबसे पहले हम फोकस्ड करेंगे यूरोप में। यूरोप में, इंग्लैंड में किस प्रकार से चेंजेस हुए एग्रीकल्चर में, कैसे डिमांड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, नई व्यवस्था, नई टेक्नोलॉजी, युद्ध, कैसे किसानी व्यवस्था को बदलता चला गया, कैसे मनेर व्यवस्था बारबंदी में पलट गया, उस दोनों के बीच में जो खुले मैदान की खेती थी वो क्या था, और बारबंदी से क्या फर्क पड़ा, युद्ध से क्या असर पड़ा, उन सब के बारे में। और फिर अमेरिका का देखेंगे कि अमेरिका में जो प्रेरीज ग्रास लैंड है, वहाँ पर जो वाइटिश बसने लगे, और जो अमेरिकन इंडियंस थे, जिसको हम रेड इंडियन कहते हैं। तो अमेरिकन इंडियंस जो थे, क्योंकि इंडियंस तो पूरे अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में भी है, मैक्सिको में भी है, सेंट्रल अमेरिका में भी है, थोड़ा बहुत ब्राज़ील, वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना तक भी है। तो आप उसको रेड इंडियन कहते हैं। पर रेड इंडियन वो पार्ट जो USA में रहता है, तो उसको अमेरिकन इंडियंस कहते हैं। तो उस वहाँ पर भी देखेंगे खेती बाड़ी कैसे होने लगी थी और क्या फ़र्क पड़ा, समय के साथ क्या बदलाव आया। फिर हम इसे एशिया के संदर्भ में चाइना में देखेंगे कि चाइना में किस प्रकार से चेंजेस आए ओपियम वार को लेकर के, और उसका कंसर्न भारत में कैसे था, और कैसे औपनिवेशिक काल में भारत में कृषि में बदलाव हुआ। जिस तरह से 1757 का युद्ध हुआ और अंग्रेज जीत गए और वो हम एक औपनिवेशिक शक्ति के गुलाम हो गए, और किस प्रकार से उसने हमारी खेती व्यवस्था को बदल दिया। इसी चीज़ पर हमारा फोकस है। यूरोप में इंग्लैंड, USA और फिर इंडिया का संदर्भ, ये 3 जगहों से रिलेट करता है। तो चलिए किताब के अनुसार चलते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग ठीक हो। इस अध्याय में हम इंग्लैंड के छोटे किसानों, जिसे कंटेंजर कहते हैं, और अमेरिका के गेहूं उत्पादक और बंगाल के अफीम उत्पादक किसानों के बारे में जानकारी लेंगे। यानी वी हैव टू एक्नॉलेज अबाउट द कंटेंजर्स ऑफ इंग्लैंड, आई मीन स्मॉल फार्मर्स and wheat producers, farmers in
यूएसए एंड इंडियाज बंगाल्स ओपियम प्रोड्यूसर्स फार्मर, इन तीनों को हम देखेंगे। जहां भी है समझना है। इंग्लैंड डायरेक्ट अपने देश में जो करेगा, इंग्लैंड ही जो है वहां पर अमेरिका में अपना उपनिवेश स्थापित किया और भारत में, तो इंग्लैंड तीनों जगह पर एक ही जैसा व्यवहार स्थापित किया, अपने देश में भी और हमारे देश में भी वही अप्लाई हुआ। तो हम सब में जो है क्या है, एक सिमिलैरिटीज है, इसलिए समझना है। भले ये 3 महाद्वीप है पर सिमिलैरिटीज है, और तीनों जगहों के फार्मर्स का किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हुआ, श्रमिकों का किस तरह से पतन हुआ, इनके बारे में बात करेंगे। चलिए, पेज नंबर 118 118 पे है एक सब टाइटल, इंग्लैंड में आधुनिक खेती की शुरुआत। इंग्लैंड में आधुनिक खेती की शुरुआत के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, उस पर बात करते हैं। चलिए, अब इसमें देखते हैं क्या बात होगी। 1 जून 1830 की एक घटना है, जो रात के समय में ब्रिटेन के किसी किसान के पुआल के ढेर में आग लग गया। पुआल के ढेर में आग लगना यानी जो हम धान की फसल काट लेते हैं उसके बाद जो उसका पौधा बच जाता है उसको पुआल कहते हैं, ठीक है, पैडी प्लांट कहते हैं। तो उसके ढेर में आग लगे, जो पशुओं को खिलाया जाता है, झोपड़ी उपड़ी भी लोग बनाते हैं। फिर हम देखते हैं एक व्यक्ति के खलिहान में आग लग गया, जहां पर वो फसल वगैरह रखते हैं, खलिहान में आग लग गया। इसी तरह से अक्सर देखा गया कि पुआल के ढेर में आग लग जाना, किसी के खलिहान में आग लग जाना, किसी के फार्म हाउस में आग लग जाता था। 28 अगस्त 1830 को हम देखते हैं इंग्लैंड के ईस्ट कैंट के मजदूरों ने बहुत सारे थ्रेशिंग मशीन में आग लगा दी, थ्रेशिंग मशीन की तोड़फोड़ कर दी। क्या मतलब? किसान का मतलब क्या है? फार्मर, यानी कि जमींदार टाइप के लोग या उससे छोटे भी स्मॉल फार्मर। उनके थ्रेशिंग मशीन में आग लगा दिया, तोड़ दिया, खलिहान में आग लगाया, पुआल के ढेर में आग लगाया। यानी ये आग कौन लगा रहे हैं? मजदूर लोग लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, सवाल है। अब आइए फिर देखते हैं हम इस तरह से 2 साल के दंगे भड़क उठे। कहने का मतलब एक ऐसा दंगा चला कि 2 वर्ष लग गया, और अक्सर इन 2 वर्षों में देखते हैं कि 387 थ्रेशिंग मशीन तोड़ दी गई, जला दी गई। थ्रेशिंग मशीन जो होता है, अनाज निकालने का मशीन होता है। जैसे गेहूं निकाला जाता है, चावल निकाला जाता है, धान निकाला जाता है, उन सबको थ्रेशिंग मशीन कहते हैं। थ्रेश मतलब क्या होता है? चारा। तो आप चारा अलग करिए, अनाज अलग करिए, तो थ्रेशिंग मशीन कहते हैं आप उसे। तो 300-400 थ्रेशिंग मशीन तोड़ दिए गए। सवाल है, और ज्यादातर जो पत्र लिखे जाते थे जमींदारों को, गुमनाम पत्र, जिसके लास्ट में एक होता था लिखा हुआ शब्द जिसका नाम होता था कैप्टन स्विंग। कैप्टन स्विंग यानी पत्र लिखता। जैसे एक एग्जाम्पल में देखिए, एक पत्र जमींदार को, किसान को मिल रहा है, वो पत्र में लिखता है, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर आपने अपनी थ्रेशिंग मशीन खुद नहीं तोड़ी तो ये काम हम कर देंगे, ठीक है, सब लोगों की ओर से। स्विंग यानी कैप्टन स्विंग। रियल में स्विंग नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, पर एक छंदम नाम, एक प्रॉक्सी नेम से बहुत सारे खत फार्मर्स को, जमींदारों को लिखे गए। उन्हें धमकाया गया कि आप अपना थ्रेशिंग मशीन खत्म करिए। क्यों? मजदूरों को यह लग रहा था कि जो थ्रेशिंग मशीन आई है जिससे हमारा काम छूट गया है। डेफिनेटली जब मशीनाइजेशन होगा तो इंसान के काम कम हो जाएंगे। कुछ लोगों को काम मिलेगा जो स्किल्ड होंगे, वरना सबके काम मिनिमाइज हो जाएंगे। अब आइए, बहुत सारे जमींदारों ने तो अपनी मशीनें खुद ही तोड़ दी। अब देखते हैं 1976 लोगों पर मुकदमा चलाया गया, 9 लोगों को फांसी दे दी गई, 505 लोगों को देश निकाला दे दिया गया, 450 लोगों को तो ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, और 644 लोगों को बंदी बना लिया गया। इस तरह से देखा जाए तो 1976 लोगों को
ये मशीन वशीन तोड़ फोड़ के जुर्म में गिरफ्तार किया, नजरबंद किया, दंड दिया, फांसी दिया, बहुत को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। समझ में आई बात? क्यों? आप जो मशीन जला रहे हैं, थ्रेशिंग मशीन उखाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इसके लिए। अब आइए, इन खतों में मौजूद कैप्टन स्विंग एक मिथक था जो कुछ नहीं था, वाकई में कोई ये शब्द का आदमी नहीं था। अब आइए, अब देखते हैं 18वीं और 19वीं सदी के दौरान इंग्लैंड के खेतों में काफी बदलाव देखने को मिला था। अब ये जो आंदोलन चला, थ्रेशिंग तोड़ने का आंदोलन, उसके पीछे रीजन क्या था, बदलाव क्या था, क्या वजह थी, और मजदूरों को वो कैसे तनाव में दे दिया जो मजदूर ये काम कर रहे हैं। तो उसी की अब छानबीन के तहत अब पढ़ने जा रहे हैं। सामने एक घटना दे दिया, अब घटना की तहकीकात करने जा रहे हैं, घटना कैसे घटी। खुले खेतों और कॉमन्स का दौर। देखिए, यहां पर जो दिया हुआ है जो चीजें, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मध्यकाल में, यानी 8वीं सदी से लेकर के 15वीं सदी के समय तक, 16वीं सदी के समय तक देखते हैं, इंग्लैंड में या पूरे यूरोप में एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे फ्यूडलिज्म कहते हैं, सामंतवाद कहते हैं। यह सामंत व्यवस्था कैसी थी? तो मान लीजिए कोई बड़ा जमींदार है, लैंडलॉर्ड है, अब उसका नाम राजा है, ये है, वो है, नाइट है, कुछ भी हो, और उसका मान लेते हैं कि 10,000 एकड़ जमीन है, 5,000 एकड़ जमीन है, 1,000 एकड़ ही जमीन मान लीजिए। तो उस 1,000 एकड़ जमीन का जो है एक पूरा फार्म हाउस तो नहीं डेवलप करेंगे, लेकिन एक अंदाजा लग जाता है ये जमीन का ये बॉर्डर है। उस जमीन को 3 टुकड़ों में बांटा जाता, 3 एरिया डेवलप किया जाता। एक एरिया में खेती होती और 2 एरिया खाली पड़ा रहता। फिर 3-4 साल, अगली साल अगले एरिया में खेती होती, तो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला खाली रहता। तीसरे साल अगले में खेती होती, तो फिर फर्स्ट एंड सेकंड खाली रहता, और फिर से वापस फर्स्ट वाले में खेती होती तो सेकंड थर्ड खाली रहता। इस तरह से हम खेत बदल रहे हैं ताकि उसकी उपजाऊपन, फर्टिलिटी बनी रहे, शिफ्ट कर रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर खेत होते। अब इन खेतों में ही एक तरफ रिहायशी क्षेत्र होता, रेजिडेंस। उस रिहायशी क्षेत्र में राजा की हवेली होती, महल होता, राजा के हवेली, महल, पशुबारा सब उसका होता। अब उसी खेत के दूसरी तरफ उस गांव के मजदूर होते, मध्यम वर्ग होते, जो उस गांव में रहते, जिस गांव का पूरा जमीन उस राजा का होता। और कहने का मतलब है कि उस जमीन पर डिपेंडेंट जितने भी लोग थे सब होते। अब डिपेंडेंट क्या? जो खेती करता है, लेबर, राजा के तहत जो खेती करवाता है वो, खेत में जो हल चलेगा वो हल बनाने वाला बढ़ाई, जो लोहे का काम होगा लोहार, छींटा, टोकरी, बर्तन बनाने वाला वो रहेगा। सेल्फ सफिशिएंटनेस ऑफ द विलेज, सब उसी जमीन पर रहते राजा के तहत। और इस सिस्टम को एक नाम मिला था, मनेर व्यवस्था, मनेर प्रणाली, मनेर सिस्टम। ठीक है। अब आइए, खेती होती थी, लेकिन समय के साथ ये मनेर प्रणाली टूटती चली गई। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, टूटती चली गई। अब ये मनेर व्यवस्था टूट गई तो सब कुछ ओपन हो गया, ठीक है। लेकिन राजा की वो जमीन नहीं थी किसी की, पब्लिकली सबकी है, गैर मजरूआ, जिसका कोई एक मालिक नहीं है, सब लोग है, यानी कॉमन्स। मनेर व्यवस्था के बाद जो सिस्टम आया उसको कहते हैं कॉमन्स व्यवस्था, उसी को कहते हैं कॉम्यून, जो रसिया में अप्लाई करने की कोशिश की गई लेनिन के द्वारा, कम्यून। तो कम्यून व्यवस्था है, जिसको यहां पर लिखता है बेटा कॉमन्स। कॉमन्स क्या? तो अब जो है 150-200 साल के बाद 17वीं 18वीं सदी में अब ये देखा गया कि जो पूरी जमीन है पड़ी हुई है,
घास के मैदान है, जंगल भी है और अन्य व्यवस्था भी है, नदी नाले झील तालाब फिशिंग पाउंड सब कुछ है। और पशु बारा के लिए पशु चारा बहुत है, चरवाहे हैं, चारागाह है। अब समझना है, उस जमीन पर जो किसान लोग हैं अपना भैंस गाय बकरी भेड़ चराते हैं तो उनका चारागाह है, खेती बाड़ी करते हैं, जमींदार की भी खेती है, वो भी खेती करते हैं, सबका खेत है। लेकिन उस जमाने के हिसाब से साल में एक बार सभी किसानों की बैठक होती और जिस किसानों के परिवार में जितने लोग हैं, क्या जरूरत है, उसके हिसाब से उनकी ज़रूरत को देखते हुए उन्हें उतना फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड अलॉट कर दिया जाता कि ये आपका खेत है, खेती करिए, अब अनाज अपने घर ले जाइए, अपनी ज़रूरत पूरा करिए 1 साल के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही सामूहिक सभा होती किसानों की, 1 साल के लिए खेत के टुकड़े आइडेंटिफाई कर देते कि इस पर आप खेती करिए, खेत उसका नहीं है पर खेती आप करिए। ये होता था और ऐसे खेती चलती थी। लेकिन बहुत जल्दी क्या होता है, 18वीं सदी में इंग्लैंड में ऊन के दाम बढ़ते चले गए, सर्दी ज़्यादा पड़ी, ज़्यादा वुलन गारमेंट्स की ज़रूरत पड़ी, वुल के दाम बढ़ गए। तो वुल के दाम बढ़ जाने से वुल महंगा हो गया, तो अब बड़े बड़े जमींदारों को लगने लगा कि मैं वुल पैदा करूं, फसलों से ज़्यादा कीमत नहीं मिलती, वुल पैदा करूं। उसके पीछे 2 रीज़न थे। एक तो आबादी बढ़ रही थी, दूसरा सर्दी बढ़ रही थी, क्लाइमेट ऐसा बदल रहा था। तो ऊन के जो दाम, वुल यानी ऊन के दाम जो बढ़ रहे थे, तो भेड़ पालने से ऊन पैदा होगा। तो बड़े बड़े जमींदार अब क्या करते थे, भेड़ पालना है, लेकिन भेड़ जो पालेंगे तो हम अगर 1 लाख भेड़ पैदा करते हैं, लोग ब्रीडिंग सेंटर में जा करके, और आज 10,000 से भेड़ से शुरुआत किए, कल 12,000, 15,000, 1 लाख भेड़ हुआ। बड़े बड़े जमींदार हैं, 50,000, 10,000 भेड़ें रखते थे। तो ये भेड़ जो रखे जाएंगे तो सैकड़ों हजारों एकड़ में वो चराई करेगी, 2-4 किलोमीटर में घूम घूम के चरेगी। तो अब ऐसे कोई भी भेड़ चोरी कर लेगा तो मैं क्या करूँगा, बॉर्डर्स लगाऊंगा, सीमांकन करूँगा, नहीं वॉलिंग करूँगा, कांटे वाले तार लगाऊंगा, या कहीं ना कहीं बार बंदी करूँगा, बार घेराव करूँगा, ताकि इस रेंज में हमारे पशु चरते रहे। तो अब जमींदार हैं, हमारे सिपाही हैं, फौज हैं, लठैत हैं, बाउंसर है हमारे पास, और हम ऊपर टैक्स देते हैं उस टाइम के राजा को, रानी को, गवर्नमेंट को। तो हमारा डायरेक्ट कंसर्न गवर्नमेंट से, राजा से है। आई एम द लैंडलॉर्ड, तो हमारा पावर है। और हमारे नीचे जो खेत करने वाले मजदूर हैं वो हमारे रहमो करम पर हैं। तो अब राजा लोग क्या करता है, जमींदार लोग बड़े बड़े वो जो कॉमन्स है जबरदस्ती कैप्चर करता है बड़े बड़े एरिया, और ये बड़े बड़े एरिया को कैप्चर करके बाउंड्री वॉलिंग करता है, लकड़ी वगैरह से, किसी भी चीज से बाउंड्री वॉल करता है, और उसमें भेड़ पालन करता है। तो खेती करने में जितना एक्सपेंडिचर लगता है, कैपिटल लगता है, इन्वेस्टमेंट, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भेड़ पालन होता है, मजदूरी भी कम लगती है हर चीज, और ऊन का पैदावार ज्यादा होता है और कीमत भी ज्यादा मिलती है। तो बारबंदी चल पड़ा पूरे यूरोप में, खासकर इंग्लैंड में भी हमारा फोकस्ड है, बारबंदी चल पड़ा, जिसको बाराबंदी कहते हैं। इस बारबंदी से क्या होता है कि बहुत पैसा कमाए जमींदार लोग। अब समझिए जरा, जो आम जनता, जो सामान्य किसान हैं, जो मजदूर हैं, स्मॉल फार्मर हैं, उनकी भी जमीन आपने कब्जे में कर ली, तो उसकी आपने जमीन ले ली, आपने चारागाह में बदल दिया। अब वो खेती नहीं कर सकते, जमीन ही नहीं तो खेती क्या, और भेड़ पालन कहां से, और उसी को आपने अपने भेड़ पालन में मजदूर बना लिया सस्ते। तो उनके पशु अब कहां चरेंगे, तो पशु मरेंगे, खेती कर नहीं सकते क्योंकि जमीन आपने कब्जा कर लिया। तो हमारे पास चारा क्या रहा, या तो हम आपके बारबंदी में आके मजदूरी करें, भेड़ चढ़ाएं, भेड़ के बाल उतारें, या फिर औद्योगिकरण भी चल पड़ा है।
1760 में इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो हम शहर की ओर पलायन करेंगे। तो कुछ शहर की ओर गए, कुछ भेड़ पालन में लग गए, नौकरी ढूंढ लिए, और कुछ साउथ की तरफ चले गए, यानी साउथ इंग्लैंड की तरफ, जहां आज भी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी होती थी, क्योंकि मध्य इंग्लैंड में, सेंट्रल इंग्लैंड में सबसे ज्यादा बारबांदी हुई, भेड़ पालन हुआ। तो ये साउथ की ओर आ गए बहुत लोग। तो इस तरह से उनके जीवन में बदलाव आया। बज़ाब्ते पत्र लिखता है एक किसान एक जमींदार को। बहुत अच्छा पत्र है बेटा, पढ़ने की चीज है, ठीक है। वो पत्र मैं पढ़ता हूं, जरा समझिएगा, बहुत मार्मिक है। अब देखिए, इन जमींदारों के बारबंदी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, वैधानिकता प्रदान करने के लिए, इंग्लैंड के राजा ने 4000 कानून पास करके लीगलाइज कर दिया, और जमींदार ताकतवर हो गया, ऑथराइज्ड हो गया, और जमीन आम जनता की गायब हो गई, वो कब्जे में ले लिया। ऐसा भारत में भी हुआ। आजादी के साथ कहां जवाहरलाल नेहरू जी को पहुंच थी गांव गांव में। तो गांव के जो लोकल लठैत हैं, जमींदार हैं, पैसे वाले हैं, ताकतवर हैं, पॉलिटिशियन हैं, सरकारी जमीन बहुत होती थी, खेत खलिहान, गड्ढे, झील, तालाब, बगीचे, गार्डन, जंगल वाले एरिया, चरवाह मतलब चारागाह वाले एरिया, सबको बड़े बड़े जमींदार, उनके ताकत थे, सबको घेर करके अपने कब्जे में ले लिया। और फिर 10-20 सालों में कब्जा दिखाया, फसल वहां से निकाला, लगान भी भरा। तो जब लगान हम भरते गए, सरकार आकर थोड़े देखती है कि जमीन हमारी है, लगान भरते चले गए, और फिर धीरे धीरे रसीद कटा लिए, लैंड सर्वे डिपार्टमेंट में जाके अपने नाम से रसीद कटवा लिए, और धीरे धीरे ऑनर हो गए। यहां भी वही हुआ जो वहां हो रहा है। समझ में आई बात? चलिए अब आइए, एक किसान, छोटा सा किसान, मजदूर कह लीजिए, वो एक जमींदार को पत्र लिखता है। देखिए क्या लिखता है, ये जानना जरूरी है। बारबंदी के कारण सार्वजनिक जमीन पर अधिकार समाप्त होने से एक किसान ने स्थानीय जमींदार को यह पत्र लिखा। जरा पत्र का मजमून समझिए। अगर कोई गरीब आदमी सार्वजनिक जमीन से आपकी एक भेड़ चुरा ले तो कानूनन उसे के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ठीक है, जमींदार से कह रहा है कि आपके जमींदारी में से, आपके बारे में से अगर एक भेड़ मैं चुरा लूं या कोई भी आदमी चुरा ले तो कानून आपके साथ खड़ा हो जाएगा। और लेकिन अगर आप सैकड़ों गरीबों की भेड़ बकरियों को चरने की जमीन छीन लेते हैं तो कानून कुछ नहीं करता। पर हम जो गरीब मजदूर हैं, जो हमारी भेड़ बकरियां जहां चढ़ती है, उस पूरे चारागाह को आप चर गए, निगल गए, और कानून हमारे साथ नहीं है, वो आपके साथ है। फिर आगे लिखता है, तो कानून कुछ नहीं करता। अगर गरीब आदमी आपसे कोई चीज छीन ले तो उसको फांसी पे आप चढ़ा देते हैं, जबकि अगर आप उस व्यक्ति की आजीविका छीन ले तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आपने तो मेरी लाइवलीहुड ही छीन लिया, मेरी आजीविका ही छीन ली, पर कोई कार्रवाई आप पे नहीं होती। गरीब इस बात को किस तरह समझे कि कानून उनकी पहुंच से बाहर है और सरकार उसके लिए कुछ नहीं करती? कितना बड़ा सवाल है। यही सवाल तो हमारे आदिवासियों के साथ हुआ। ये वही लोग तो हैं, जमींदार लोग, अमीर लोग ब्रिटेन के, जो हमारे आदिवासियों के साथ किया। जंगल, जमीन, चारागाह सब छीनते चले गए और मजदूर बना के छोड़ दिया। इस कोविड में कितने लोग प्रोड्यूसर से लेबर हो गए और कितने अमीर और अमीर हो गए। मानने की बात है। अब आइए, लेकिन कुछ लेखकों ने सरकार की तरफ जमींदार के फेवर में लिखा। देखिए क्या लिखता है फेवर में। खुले खेतों के मामले में खेतीहर जंजीरों में जकड़ा रहता है, वह मिट्टी या मूल्यों में कोई भी बदलाव नहीं ला सकता। उसकी हालत उस घोड़े जैसी है जो अपने घोड़ों के साथ बंधा रहता है, यानी वह उससे अलग होकर कुछ कर नहीं सकता और उसके बीच ही कूद फांद कर
रह सकता है। यानी जो खुले खेत थे, कॉमन्स थे, सबके थे, पूरे गांव गांव के थे, जमींदार का भी था, अन्य अन्य लोगों का भी था। तो जब आप नहीं बदलोगे तो हम क्या? जैसे कोई साझा जमीन होता है, हम कुछ बनाना चाहते हैं, अब हम तैयार हैं, कोई तैयार नहीं है, छोड़ो ऐसे ही। जैसे सरकारी लोग कह देते हैं, तो ऐसे है। वही कह रहा है कि खुला जो जमीन था, कॉमन्स, वो बेकार था। हम कुछ चेंज चाह रहे थे, कर नहीं सकते थे, क्योंकि सब लोग तैयार नहीं थे, क्योंकि सबका है वो। और उसमें एक घोड़ा बंधा है जो जीना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, विकास करना चाहता है। वो अन्य घोड़ों के साथ बंधा होने से वो चाह के भी कुछ नहीं करता, उसी के साथ कुंता फांता है, उसी दायरे में रहता है, लिमिटेशन। तो ये बेहतर है कि बारबंदी हो गई, अलग हो गया, डेवलपमेंट हो गया। दो तरीके से सोच, बात दोनों सही है, पर रास्ता तो बीच का निकालेंगे। कोविड में हम देखें तो कुछ ऐसे सर्विसेज थे जो बिक्री चलती रही, चावल दाल गेहूं सब्जी दवा की दुकान, वो सब एज इट इज है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एजुकेशन सेक्टर एक एग्जांपल ले लीजिए, अब तक बंद है, उस पर बहुत फर्क पड़ा। एक आदमी 1 लाख रुपए कमाता है तो चलिए उसका 50,000 हो गया, 40,000 हो गया, उसकी सेविंग है, वो जी लिया, फिर थोड़ा 1-2 साल में अपने आप को रिकवर कर लेगा। पर एक लेबर या 200, 400, 500, 1,000 रुपए रोज का कमाने वाला व्यक्ति, उसका काम छूट गया, वो तो पूरे कर्ज में आ गया और मर भी गया, सुसाइड भी कर लिया, सब खत्म हो गया, घर बार सब बिके, LIC वलाइसी सब सेविंग होविंग सब बेच बाच के बर्बाद कर लिया। वन ऑफ द मी, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। सारी बात तो नहीं आपको बताएंगे, पर इन फ्रंट ऑफ यू आई एम वन ऑफ देम। मेरा बहुत कुछ गया, पर कोई चिंता नहीं है, आप लोग बस हमें अपॉर्चुनिटी देते रहिएगा पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ाता रहूंगा बेटा, और आपकी जो फीस आएगी उससे मैं अपना जीवन काट लूंगा और बेहतर भी कर लूंगा समय के साथ। ये जिजीविषा मेरे अंदर है, पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सब खत्म। तो दोनों बराबर नहीं हो सकते, एक का तो लाइवलीहुड का संकट आ गया और एक के पूंजी में कमी आ गई। देन फर्स्ट वी हैव टू हेल्प देम, दोज पीपल। वो दोज पीपल के लिए 21 लाख करोड़ चले गए, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं आया, जो इनको सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं। जो लाइबिलिटीज है उनको गया, जो लाइबिलिटीज है गवर्नमेंट की उनको गया, जनधन खाते में, इसमें उसमें वगैरह वगैरह दिया उन्होंने आपने लाखों करोड़ रुपए। पर जो आपको टैक्स देता था उसका आपने कुछ भी नहीं किया। 5 अक्टूबर को आप फैसला सुनाएंगे, मोराटोरियम बढ़ेगा नहीं होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा नहीं लगेगा, तो सोचनीय है। या तो आप वोट बैंक के लिए उनको याद करते हैं, और वोट काटने के लिए जो धन चाहिए, इन्वेस्टमेंट फॉर द वोट कटिंग, वो आप अंबानी अडानी को याद करते हैं। तो या तो उनके हित में काम करते हैं, या फिर दलितों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग करते हैं, जो हमारे गरीब हैं, नॉट से दलित, पर जो गरीब है चाहे वो किसी भी जाति, उनके लिए काम करते हैं। मिडिल क्लास जो आपका अर्थव्यवस्था चलाने के लिए जो टैक्स भरता है, उसके लिए रियल में कोई काम नहीं किया आपने, और वो सबसे ज्यादा तकलीफ में। तो दिस इज द रियलिटी। तो कहने का मतलब वही चीज यहां उठा रहा है कि उन गरीबों फार्मर्स के साथ बहुत बुरा हुआ। तो चलिए, देखा आपने, अब बात करें हम आगे। अब आगे की कार्रवाई पर ध्यान दीजिए। तो जो परिस्थितियां बनी, खुले खेत में कॉमन्स, तो कॉमन्स समझ गए, उससे पहले मनेर था, मनेर के बाद कॉमन्स आया, कॉमन्स के बाद बारबंदी करने लगे। बारबंदी करने लगे क्यों? भेड़ पालन, ऊन से, और काफी पैसा कमाए, तो बारबंदी करने लगे। लेकिन एक समय आया जब ऊन के मांग में कमी आ गई और इस कमी से मूल्य गिर गए, तो फिर बारबंदी को उन्होंने हटाना शुरू कर दिया, और फिर गेहूं के मूल्य चढ़ गए। अब सोचा कि गेहूं पैदा करो, फसलें पैदा करो। क्यों? पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया, और पॉपुलेशन बढ़ेगा तो सबसे पहले रोटी का बात आएगा। तो रोटी का मतलब है अनाज, अनाज पैदा करो। पॉपुलेशन बढ़ा, अनाज पैदा करने पर बल मिला, बारबंदी को हटाया गया। समझ में आई? बारबंदी को
तो बारबंदी जो हमने किया था, तो जिसकी वजह से ये थ्रेशिंग मशीन के टुकड़े हुए, जलाए गए, तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ लैंडलॉर्ड्स और लेबर्स के बीच में। अब जो लैंडलॉर्ड चाह रहा है फिर से इसको खेत बनाए और फसल बेच करके कमाए, तो अब लैंडलॉर्ड के दिमाग में एक बात है, क्या, कि ये लेबर्स नहीं आएंगे, वो काम नहीं करेंगे, इरिटेशन है, तो काम तो रुक जाएगा, तो हम फसल तैयार करने के लिए थ्रेशिंग मशीन ले लेते हैं। तो ये थ्रेशिंग मशीन लेना शुरू कर दिया। इस थ्रेशिंग मशीन से लेबर के जो दिमाग में था कि कुछ काम मिलेगा, थ्रेशिंग मशीन ने वो भी काम छीन लिया। इसलिए ये थ्रेशिंग मशीन को जलाने लगे। ये जो नई व्यवस्था थी उसको जला दिया, उसके प्रतीकात्मक रूप थे वो जलाना शुरू कर दिया। दैट वाज द रीजन। समझ में आई बात? अब आइए, तो मनेर प्रथा की यहां पे कोई बात नहीं की है, लेकिन एक लाइन दिया है, उसी को मैं पढ़ देता हूं। पहले इंग्लैंड की ग्रामीण क्षेत्र काफी खुला खुला हुआ करता था। ना तो जमीन भूस्वामियों की होती थी, निजी संपत्ति, और ना ही उसकी बाराबंदी की जाती थी। कॉमन्स को इस साझा जमीन पर सारे ग्रामीणों का हक होता था, और यहां वे अपने मवेशी, भेड़, बकरियां चराते थे। जलावन की लकड़ियां वगैरह सब, कंदमूल सब इकट्ठा करके लेके जाते थे। 16वीं सदी में जब, ध्यान में रखना, 16वीं सदी में जब ऊन के दाम बढ़ने लगे, तो उत्पादन बढ़ाने की सोच के बाद भेड़ पालन के लिए आगे बढ़े, और फिर उन्होंने नस्ल सुधार के संदर्भ में बेहतर चारागाहों की आवश्यकता थी, और इन्होंने जमीन को काट छांट करके और अपनी बारबंदी करके उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में करने लगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में करने लगे। जब एक फैमिली की जमीन होती है, परिवार के सारे पुत्रों का एक साथ जमीन होता है, सब करते हैं, लेकिन अचानक कोई बोलता है ये यहां, ये यहां, ये यहां, तो घेरने लगते हैं, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाती है। अब हमारे आपके पिताजी जो है मकान बना देते हैं 10 कमरों का, 3 मंजिला, लेकिन जैसे ही बड़ा बेटा या कोई बेटी या जो भी कमाने उमाने लगते हैं, तो उनका एक प्राइवेसी मेंटेन होने लगता है, और स्वाभाविक रूप से क्या होता है, वो प्राइवेटाइज होने लगता है। और प्राइवेटाइज होते होते कहते हैं ये जमीन मेरा, ये मकान मेरा, ये रूम मेरा, ये रूम आपका, ये, जिसको जैसे जब जब जरूरत पड़ती लेने लगते हैं, तो क्या होता है, प्रॉपर्टी धीरे धीरे प्राइवेटाइज होने लगता है। तो ऐसी ये जमीन बाय फोर्सली जमींदारों ने प्राइवेटाइज करना शुरू किया। अब आइए, और इस तरह से काट छाट कर घेरना शुरू कर दिया, ताकि एक संपत्ति जो है दूसरे से साझा ना हो, सेपरेशन। तो 16वीं सदी में बारबंदी की शुरुआत हुई, और 18वीं सदी में क्लाइमेक्स पर चला गया बाराबंदी। इंग्लैंड के लगभग सारे गांवों में, देहातों में यह बारबंदी आंदोलन चल पड़ा, और बड़े क्षेत्रों में जमीन का भूदृश्य, लैंड एस्केप ही बदल गए। ब्रिटेन की संसद ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए इसे वैधता प्रदान करने के लिए जमींदारों के हित में 4000 कानून पारित किए, इस जगह के लिए, उस जगह के लिए, उस जगह के लिए, और इसको लीगलाइज्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे टैक्स मिलता था। गरीब तो देंगे नहीं टैक्स, तो ये चीज है, और पिक्चर में शो हो रहा है बेटा। तो दैट वाज द रियलिटी। अब अगला चैप्टर, मतलब अगला जो पेज है 120, उस पर लिखा है अनाज की बढ़ती मांग। ऊन की बढ़ती मांग हुई तो बाराबंदी हुई। अब अनाज की बढ़ती मांग बिकॉज ऑफ द राइजिंग ऑफ पॉपुलेशन। सुनिए, 1750 से 1900 के बीच इंग्लैंड में आबादी कई गुना बढ़ गई। 1750 में जो इंग्लैंड की आबादी लगभग 70 लाख थी, अब 1900 में आके 3 करोड़ हो गई, यानी 4 गुना या 4.5 गुना आबादी बढ़ गई। 18वीं सदी के अंत में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध भी शुरू हो गया। 18वीं सदी के अंत में मतलब कि 50 के बाद, हम जानते हैं, क्योंकि जो सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं वो सब चीजें 1748 से क्या कहते हैं 1746 से 49, 1753 से 57 के बीच में, और फिर इस तरह से 1756 से 63 सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। तो 3 युद्ध हुए, लाल सपेल की संधि, पेरिस की संधि, इन सब से इसका समाप्ति हुई, तो ये कहते हैं। तो ये युद्ध हुए अक्सर। अब जरा गौर फरमाइएगा, इस युद्ध के दरमियान क्या होता है। तो खादान के जो है वह बाजार पर निर्भर होते थे, तो अनाज कहां हो तो बाजार से लाते थे, और अमेरिका एक बड़ा सप्लायर था अनाज का। 18वीं सदी के अंत में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ, और इसकी वजह से यूरोपीय खादानों के आयात सहित व्यापार बाधित हो गए। अब इंपोर्ट भी होना मुश्किल हो गया। समझिए, अभी तक अमेरिका से इंपोर्ट करते थे यूरोप वाले, फ्रांस इंग्लैंड वाले,
और खासकर हमारा फोकस इंग्लैंड पे है। अब इंग्लैंड फ्रांस में ऐसा युद्ध हुआ कि पूरा अपना एरिया भी डिस्टर्ब हुआ और इंपोर्ट भी डिस्टर्ब हो गया, और इंपोर्ट डिस्टर्ब होने से जो अनाज है उसी का वैल्यूज बढ़ गया। तो अनाज पे तो अब जमींदारों को लगा कि बारबंदी खत्म करो, अनाज का उत्पादन करो, पैसा ज्यादा है। उत्साहित होकर भूस्वामी अपनी बारबंदी जमीन को बड़े पैमाने पर अनाज उगाने के लिए बदल दिया और अपनी तिजोरियां भरने लगे और बारबंदी कानून पारित करने के लिए संसद पर दबाव डालना शुरू कर दिए कि उन्हें बारबंदी कानून पारित करने के लिए क्या, मतलब इसको खत्म करो और ये कानून लाओ अनाज उत्पादन के संदर्भ में। ये चीजें अब यहां पर दो शब्द आते हैं। बुशेल, बुशेल होता है बेटा क्षमता की माप, कोई भी कैपेसिटी होती है उसको जो आप नापते तो उसको बुशेल कहते हैं। और शिलिंग मतलब क्या है, इंग्लैंड का जो पैसा है ना आज भी उसको सिलिंग कहते थे, तो अब स्टर्लिंग पौंड स्टर्लिंग कहते हैं, लेकिन पैसे को सिलिंग कहते हैं। तो 20 सिलिंग इजकल टू 1 पौंड होता था। अब आइए बाराबंदी का युग, 1868 से खाद्यान्न की अपनी जरूरतों का 80% इंग्लैंड खुद पैदा करता। 1868 में इंग्लैंड अपनी अनाज की जरूरत का लगभग 80% खुद पैदा करता। भूस्वामियों ने मुक्त खेतों, सार्वजनिक जंगलों, दलदली जमीनों, चारागाह को काट छाट कर बड़े बड़े खेत बना दिए। तो अनाज उत्पादन करना है तो 80%, तभी तो उत्पादन अपना खुद कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो खेत बना दिए। 1660 में इंग्लैंड में कई हिस्सों में किसान सलजम और तिपतिया घास यानी क्लोवर की खेती करते थे। मैंने कहा इंग्लैंड में हर क्षेत्रों में जो किसान होते थे अपने खेतों में सलजम भी उगाते थे और तिपतिया घास, कहने का मतलब उस घास के 3 पत्तियां होती थी, 3 पार्ट में बटे होते थे, 3 पत्ती वाले, 3 पत्तियों वाले घास, 2 पत्तियां भी होता है, 3 पत्तियां होता है, घास उत्पादन करते थे। क्यों? तो जब लगातार आप खेती कर रहे हैं तो जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर पड़ती जा रही है। और उस जमाने में ये यूरिया, पोटाश, अमोनिया, फॉस्फेट, डीपीएन, एनपीके ये सब नहीं होते थे। या तो नेचुरल तरीके से उसको रिवाइव किया जाएगा या फिर थोड़ा फास्ट करने के लिए तो सलजम उत्पादन से और तिनपतिया घास के उत्पादन से जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उनकी खेती उपजाऊ बनी रहती है। तो ये लोग 2-3 फसल के बाद 2-3 सालों में एक बार सलजम बो देते थे, उससे नाइट्रोजन बढ़ता, तिनपतिया घास, ये सब चीजें। और सलजम का वैसे भी इस्तेमाल सब्जी भाजी से लेके मवेशियों के चारे भी होते थे वो। अब आइए तो अब देखते हैं आगे। सलजम को पशु भी बड़े चाव से खाते थे और सलजम तिपतिया घास में नाइट्रोजन की पैदावार, नाइट्रोजन बहुत बढ़ जाता था, खेत उपजाऊ हो जाता था। ठीक है, बाराबंदी को एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा जाने लगा। अब लोगों ने क्या कहा कि खेती तो करेंगे, ये तो है, लेकिन खेती करने से जमीन जल्दी अनफर्टाइल हो जाता है, तो सलजम वगैरह सब का धीरे धीरे उपजाना शुरू हुआ, लेकिन समय के साथ ये भी छूटता चला गया। तो बाराबंदी में भी लोग निवेश करने लगे। क्यों? बारबंदी से क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म बेनिफिट बारबंदी से आएगी और शॉर्ट टर्म के लिए खेती करो। तो बाराबंदी से अमीर भूस्वामियों को अपनी जोत बढ़ाने और बाजार के लिए पहले से ज्यादा उत्पादन करने की सहूलियत मिल गई। तो बारबंदी कानून का अब क्या मतलब, उन्होंने डिमांड किया कि अब इसे लीगलाइज ही नहीं करो, ये मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसके लिए कानून बनाओ कि ये कोई छीन ना सके। क्यों? क्योंकि बारबंदी से अब एक तरह से इन द बिगिनिंग फेज में यह हमारा है, अब क्या यह हमारा ही है, और इस तरह से वो उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगा, तो उसको अपने ढंग से डेवलप करेगा। चारागाह में कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं करना पड़ता, लेकिन जब खेती की जमीन करेंगे तो उसका काफी डेवलपमेंट होगा और टू मच इन्वेस्टमेंट होगा। तभी ना करेंगे जब ये सिक्योर हो जाए कि मेरी ही प्रॉपर्टी है। तो सरकार को घूस घास देके एक ऐसा कानून लाओ, बनवा दो। आज ऐसा कानून लाया ना, अंबानी हो, अडानी हो, अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, यू नो ए लॉट ऑफ जो मार्केटिंग में है, जो अनाज का दुकान, मॉल वॉल सब बेच रहे हैं, चावल दाल गेहूं ज्वार बाजरा हल्दी धनिया सब, गोभी पत्ता गोभी सब कुछ बेच रहे हैं। रिलायंस बेचता है, इजी डे बेचता है, 360 डेज बेचता है, क्या नहीं बेचता है, सब कुछ बेचता है। ये लोग ऐसा कानून लाया ना करोड़ों रुपए डाल करके कि भैया ये मंडी में आढ़त में जो जाएगा तो हमें कब करोगे,
हम कैसे बाजार को आगे बढ़ाएंगे? हजारों नौकरी को हम कैसे देंगे हजारों लाखों लोगों को? हमारे लिए कानून बनाओ ना। देखिए, कारपेट बिछा दिया, रेड कारपेट, समझ आए? फॉर्म बिल। हम जानते हैं कि हम मजबूत हैं इरादे से, हम अपनी खेती अच्छे से कर लेंगे, और हमें नहीं वो, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, बेकार हैं, जो अनपढ़ हैं, गवार हैं, उनको तो लूट सकते हैं ये, उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वो। ठीक है, तो ये चीज है। अब आइए, तो एक्सप्लॉइटेशन का दौर तो हमेशा चलता रहता है। आज ही देखिए, कभी कभी बैंक से कितने लोग ठगे जाते हैं, एक्सप्लॉइट करना ही तो है। कभी कभी आप देखिएगा, मोबाइल वाले सब कितना नेट वेट का ये चार्ज वो चार्ज करके जोड़ देते हैं। बैंक ऑथराइज है तो अभी हमारा जो कितना सारा वो इनकम खींच लेते हैं कि अरे ये डैश डैश डैश, तो नहीं मालूम होता है तो सब हमको नोचते हैं। तो अनपढ़ता जहां दिखाएंगे वहां हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए लोग तैयार होते हैं। तो वो कहीं भी हो सकते हैं, चाहे आड़ती हो या अंबानी हो, कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है आपको। अब आइए, अब होता है गरीबों पर क्या बीती, ये जो चेंजेस हुए तो पुअर पीपल पे क्या बीती। तो आइए यहां देखते हैं। बारबंदी ने भूस्वामियों की तिजोरियां तो भर दी, उन लोगों का बना हुआ रोजी रोटी के लिए कॉमन्स पर जो आश्रित थे, कॉमन्स उनके हाथ से चले गए, चारागाह चले गए, पशु उनके मरने लगे, बारे के भीतर की जमीन भूस्वामियों की निजी संपत्ति हो गई, जलावन की लकड़ियों के लिए उनको जगह नहीं है, खेती करने के लिए जगह नहीं है, पशु चराने के लिए जगह नहीं है, जो फॉरेस्ट गुड्स होते थे, फूड्स होते थे, वो जड़ कंद मूल लकड़ियां वगैरह सब कुछ भी नहीं है। गोश्त के लिए जो शिकार कर लेते थे उन घास के मैदानों में जा करके, खरगोश है, रैबिट है, ये है, वो सब खत्म। फसल कटाई जब हो जाती थी तो फसल के जो ठूंठ बचे होते थे उन सब पे भेड़ बकरियां चढ़ जाती थी, या ठूंठ उठा के लाते थे, उससे जलावन बनाते थे, खाना बनाते थे, सब खत्म। बात को समझिए। अब क्या होता है, हर चीज बिकने लगी, और हर चीज बिकने लगी तो उसकी कीमत वसूलने लगे, और वो कौन? जमींदार। आज हर चीज बिकती है ना। ये जो स्वीट पोटैटो हम और आप जो आज दिल्ली जैसे शहर में 200 रुपए किलो खाते हैं, भैया 10 रुपए का स्वीट पोटैटो देना और ऐसे 4-5 टुकड़े बॉईल किया हुआ ठेले पर से दे देता है और नींबू रगड़ देता है, और आप ऐसे ऐसे करके हम लोग खाते रहते हैं सीख में, वो 20 रुपए का इतना देता है, 200 रुपए किलो। यकीन मानिए, हमारे दरभंगा बिहार में, अब तो खेती इसकी बहुत कम हो गई, पर बिहार में जब खेती होती थी तो यकीन मानिएगा रुपए का 2.5 किलो दिया जाता था। 25 साल पहले तक 1 रुपए किलो बिकता, 2 रुपए किलो बिकता था, ये 200 रुपए किलो बिक रहा है। ये जो ब्लैकबेरी खाते हैं ना, जामुन, डायबिटीज पेशेंट में जामुन जो काला काला जब मार्केट में आता है तो 250 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, और फिर भी 100 रुपए और 80 रुपए किलो बिकता है। 80 रुपए से नीचे तो बिकता ही नहीं है। हम लोग जब गांव में रहते थे ना, तो ऐसे जामुन के पेड़ पे चढ़ जाते थे और जामुन तोड़ते थे, और ऐसे ही टी शर्ट लेते थे, टी शर्ट में डाल करके ऐसे करके उतर आते थे, और फ्री में लोग किसी के भी पेड़ पे कोई भी चढ़ जाता था, खा पी लेता था, मोटा बांध के ले जाता था, घर में खाता था, फ्री ऑफ कॉस्ट। 10 रुपए किलो नहीं बिकता था, आज 200 रुपए किलो बिकता है। ऐसी तमाम चीजें हैं। ये जो सीताफल खाते हैं ना, ये फ्री में लोग एक दूसरे को गांव में बांटते थे, मेरे खेत में आया आप ले जाइए। गन्ना जो खाते हैं ना, गन्ना, गांव में किसी का भी खेत में अगर गन्ना आता था 10-20 साल पहले, तो कोई भी किसी के खेत में गया, 2-4 गन्ना खाया, काटा, चल दिया, भूख लगी तो। पर आज उसके गन्ने की खेत की तरफ देख तो लीजिए, बोलेगा ये चोरी करने आया है क्या? दिस इज द रियलिटी। हर चीज बदल गया। मैं जब अपने आम के बगीचे में रखवाली करने के लिए सोता था, सुबह उठता था, कुछ आम होते थे तो 1 रुपए में 3 आम देते थे। वो 3 आम 1 केजी होता था, 1 रुपए किलो। आज अच्छे आम लीजिए तो 60 से 70 रुपए किलो देगा। समय बदल गया, हर चीज की कीमत बढ़ गई। समझ में आई? खेती फायदे का सौदा है अगर आप उसको साइंटिफिक तरीके से करिए, सिस्टमेटिक तरीके से करिए, और उसके कोरिलेटेड चीजों को अपने आप सेल्फ सफिशिएंट में लाइए, बिल्कुल फायदे की चीज है। अब आइए, पर आदत हमारी आपकी छूट गई खेती करने की, तो ये चीज है। अगला है कि जहां कहीं भी प्रांतों में गरीबों की जमीन बेदखल कर दिया गया, पारंपरिक अधिकार उसके धीरे धीरे खत्म कर दिए, जैसे हमारे संथालों के, उड़ाव के, मुंडा के पारंपरिक अधिकार खत्म, ठीक वही तो हाल हुआ है। वहां ये काम जमींदार ने किया, हमारे यहां भी ये काम जमींदारों ने किया, दीकू ने किया, बाहरी वालों ने किया। कोई डिफरेंस नहीं है जो इंग्लैंड में हो रहा है और कोई डिफरेंस नहीं है जो इंडिया में हो रहा है। दोनों जगह एक ही साथ काम चल रहे हैं, एक ही साथ काम चल रहा है। वो अपने देश में भी और हमारे देश में भी यही कर रहा है।
अब आइए, पुराने जमाने में आमतौर पर मजदूर भूस्वामियों के साथ ही रहा करते थे, मालिक के साथ ही खाना खाते और साल भर उनकी सेवा टहल करते थे। यह रिवाज 1800 ईस्वी तक आते आते ध्वस्त हो गया। यानी यह मनेर व्यवस्था की बात कर रहा है। यही मैंने कहा 2 लाइन मनेर व्यवस्था पर है, तो मनेर व्यवस्था के ऊपर बात कर रहा है। अब आइए, दिहाड़ी दी जाती थी, अब केवल कटाई के दौरान ही उसे मौका मिलता, रोपाई के दौरान, कटाई के दौरान, बाकी इसके काम छूट गए। अब थ्रेशिंग मशीन का आगमन हो गया। मैंने क्या कहा, थ्रेशिंग मशीन का आगमन हो गया। क्या, नेपोलियन इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। और इसका मतलब क्या समझे, 1815 से 18, और काश्तकारों ने जमकर अपना उत्पादन बढ़ाया, क्योंकि युद्ध छेड़ देने से फ्रांस और ब्रिटेन का युद्ध हुआ, जिससे आयात मुश्किल में पड़ गया। तो यहां के काश्तकारों ने, किसानों ने खूब खेती की और अनाज को, पैदावार को बढ़ाया। अब बढ़े हुए पैदावार के लिए जल्दी से फसल तैयार हो, उसके लिए थ्रेशिंग मशीन चाहिए, क्योंकि जमींदारों को डर था कि ये मजदूर तो हमसे इरिटेटेड हैं, काम तो करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो मशीन लेके आए कि मशीन काम कर देगा। नई नई थ्रेशिंग मशीन खरीदना शुरू किया। काश्तकार अक्सर मजदूरों के आलस, हरामखोरी, मेहनत से जी चुराने की बात का शिकायत करते थे। उन्हें लगता था कि ये मजदूर मशीनों को जो है मतलब मशीन के आने से उनको दिक्कत तो होगी, लेकिन मशीन ही जो है हमें पूंजी बना करके देगा, फसल तैयार करके देगा। युद्ध समाप्त होने के बाद बहुत सारे सैनिक अपने अपने गांव चले गए। याद करिए, युद्ध समाप्त होने के बाद बहुत सारे सैनिक अपने अपने गांव चले गए, और युद्ध के समय में तो भर्ती कर लिए जाते हैं। अभी चीन देखिए युवाओं को भर्ती कर रहा है। हमने भी कहा 1 लाख एनसीसी कैडेट भर्ती किए जाएंगे, हमारे जो 72 जिले हैं जो बॉर्डर पे हैं उनसे। तो ये सब होता है युद्ध के समय, इन सब तरह की चीजें, भर्तियां होने लगती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये सब हुआ था। और मैं तो खुद कहता हूं, जहां तक मुझे समझ आ रही है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन 2023 से लेकर 2030 के बीच में तीसरे विश्व युद्ध की संभावना प्रबल हो जाएगी। अभी जो लग रहा है वो 10% कॉजेस दिख रहे हैं। ये कॉजेज 2023-24 तक जाते जाते ये 40% के आसपास कॉजेज डेवलप हो जाएंगे, एंड इट कुड बी लीड द थर्ड वर्ल्ड वॉर। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा इतने सारे इतिहास भूगोल पढ़ा हूं उसके आधार पर मेरा अनुभव कहता है। अब आइए, तो युद्ध समाप्त के बाद बहुत सारे सैनिक अपने गांव गए, खेत खलिहान में गए, कब वापस लौट आए। यहां नए रोजगार की जरूरत थी, नए रोजगार की जरूरत थी। और जैसा कि जानते हैं, यूरोप में अनाज का आयात बढ़ने लगा। कैसे, तो जरा गौर फरमाइएगा। युद्ध समाप्त हुआ, अभी तक तो युद्ध में सब गए थे तो सबको रोजगार लग गया। पाकिस्तान जब युद्ध करता है, आतंकवादी घटना देता है, तो पाकिस्तान के हजारों हजार लोगों को रोजगार मिलता है AK-47 देने के बाद। अभी देखिए, आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई चल रही है, उसमें पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की मिलिशिया, पाकिस्तान के जिहादी लोग शामिल हैं। वो जो है अजरबैजान के 2 सिपाही आपस में फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने साथ आ गया है, पाकिस्तान की फौज लड़ रही है। ठीक है, अजरबैजान मुस्लिम कंट्री है और उसको पूरा सपोर्ट मिलता है तुर्की का, और तुर्की और ये पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। और आर्मीनिया जो है क्रिश्चियन सोसाइटी है, रसिया का पूरा सपोर्ट है, यूरोप का सपोर्ट है। तो ये एक धर्म युद्ध का नाम दिया है पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर, जो अभी 4 दिन से युद्ध चल रहा है, जिसमें 70 लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग घायल हैं, और चल रहा है, गोले बारूद बरस रहे हैं। तो ये चीजों को ध्यान में रखना है। नगोर्नो काराबाख एरिया बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, ये युद्ध के कई चक्कर देख चुका है, फिर एक बार शुरू हो चुका है। तो याद रखिएगा, वही चीजें हैं। तो जब युद्ध समाप्त होगा तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है, सबको जो एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स भरे गए, सबको छुट्टी, वो अपने गांव आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गांव से बिलोंग करता है। अब गांव आएगा तो उसको क्या चाहिए, रोजगार। कोविड में जब हम शहर खाली होने लगे और अपने अपने गांव मजदूर पहुंचे, तो उनको क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए, रोजगार। गांव में है कहां रोजगार, समझ में आए। तो कहा कि मनरेगा में लग जाओ, कहीं लग जाओ, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो सरकार को नोच के खा जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वही हाल था। और ऊपर से जैसे युद्ध खत्म हो गया तो यूरोप का इंपोर्ट बढ़ गया। क्या, तो अब अमेरिका से अनाज आने लगा, तो एक अपना अनाज अमेरिका से जो आने लगा अनाज, कीमत गिर गई, कीमत गिर गई। नतीजा क्या हुआ, इसकी वजह से रोजगार
और कम हो गया, एक लड़ाई खत्म हो गया और इस वजह से रोजगार कम हो गया। तो रोजगार नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? हाई हाई करेंगे, तख्ती लेंगे, रोड पर बैठेंगे। वही हुआ। अब ये जो लोग आए तो उनको गुस्सा था कि ऊपर से थ्रेशिंग मशीन देख रहा हूं मैं, तो ये जो थ्रेशिंग मशीन है तो हमारा तो काम छीन लेगा, तो आग लगाओ ना थ्रेशिंग मशीन में, अरे हमसे काम लो, हम भूखे मर रहे हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ थ्रेशिंग मशीन को तोड़ने का आंदोलन ऐसे ही चला। देखिए, पहले आपको एक सवाल उठाया, एक घटना का जिक्र किया और आप उसको पूरा इतिहास पढ़ लिया कि ये कारण था। समझ में आई बात? एनसीईआरटी को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत उम्दा और भारी चीज है, बहुत उम्दा और भारी चीज है एनसीईआरटी। अब आइए, तो निष्कर्ष हमने देख लिया कि क्या क्या निष्कर्ष क्या था। मुक्त खेत समाप्त हो गए, किसानों के पारंपरिक अधिकार छीन लिए गए, अमीर किसानों ने पैदावार में वृद्धि कर दी और फिर मोटा मुनाफा कमाया, ये ताकतवर पूंजीवादी हो गए। गांव के गरीब बड़ी संख्या में शहर से पलायन करने लगे, कुछ तो इधर गए कुछ उधर गए, जो बताया ही था। अब है आपका रोटी की टोकरी, रेतीला बंजर, अमेरिका। अब अमेरिका की तरफ देखें। अमेरिका दुनिया की रोटी की टोकरी, ब्रेड बास्केट कहा जाता है। अमेरिका का जो यूएसए वाला पार्ट है, जिसको प्रेरीज घास का मैदान कहते हैं, उसके पश्चिम में रॉकी पर्वत है, पूरब में चारागाह है, अपलेशियन और जो 5 लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स उसके बीच में, और बीच का जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है, ये सब नदियां जो है एक पूरा उपजाऊ जमीन बनाती है। जो घास का मैदान था, जहां पर उदबिलाव, ये वो वन बिलाव, बाइसन वाइसन जानवर सब रहते घास के मैदान के, सबको मार वार के खत्म कर दिया। वहाँ के जो लोकल पीपल थे, जो अमेरिकन इंडियंस कहते हैं, क्री, क्रो, अपाचे, ये सब आदिवासी, जैसे जैसे ये इंग्लैंड अपना इसको उपनिवेश बनाया और यहाँ पर अपनी आबादी को ट्रांसफर करता गया, उद्योग धंधे लगाया, खेती बाड़ी किया, इन सब से क्या होता था कि इन सब का हिसाब लगाते गए और ये जो रेड इंडियंस, वहाँ के जो लोकल्स थे, ब्लैकिश थे, उन सबको मार मार के पीछे भगा दिए। इस तरह से प्रताड़ित करते थे कि उनको बिल्कुल मियानापोलिस की ओर, वेस्ट की ओर भेज दिए, जो दलदली भूमि था, तो उन सबको मार मार के एक तरह से भगा, कहां भेज दिए? वेस्टर्न पार्ट भेजते चले गए। और इधर व्हाइटिश अपने इंग्लैंड के लोगों को बसाने लगे, उपनिवेश के तौर पे ही इंग्लैंड के लोग यहां बसने लगे, और यही लोग बड़े बड़े खेत में बदल दिए, सारे जानवरों को मार दिया और उसका पूरा इस्तेमाल किया प्रोडक्शन में, उसके हड्डी वड्डी, सींग ऊंग, जो भी कुछ भी होता है, मांस का उद्योग चलाया और उसी तरह से उसके चमड़े से बहुत सारी चीजें बनाई, फर से कोट वोट बनाया और पूरा खेती बाड़ी बढ़ा दिया, और यही उत्पादन इंग्लैंड में आ रहा था। समझ में आई बात? ये सब हुआ। अब कहेंगे सर ऐसा अपने यहाँ हुआ क्या? हाँ, अपने वहां हुआ। ये जो राम जी आए और पूरे जो उत्तर भारत पे अयोध्या का राज धीरे 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 बढ़ता चला गया, और फिर अपने दूत सबको आगे भेजा, जैसे कैथोलिक चर्च वाले भेजते हैं पादरी सबको झारखंड में, उड़ीसा में वगैरह में, जो सदियों से भेजा। ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज आए और धर्म परिवर्तन करते गए, और उसके पीछे व्यापारी आए, उसके पीछे राजसत्ता आई और हम पर कब्जा कर लिया। ठीक वैसे ही राम जी आए और पूरे दक्षिण भारत की कला संस्कृति को आर्यंस कल्चर में भर दिया। खर को, दूषण को, रावण तक को, विभीषण तक को, कुंभकर्ण तक को, वहां की जो व्यवस्था थी, कला संस्कृति, उसको समाप्त किया और उसको आर्यनाइजेशन किया। और इस तरह से जो राम हमारा है और इतनी बड़ी धरती दे दिया कि आर्य जहां चाहो बस सकते हो। अब बताइए, मैं उसकी पूजा करूं या क्या करूं? समझ में आई बात? पूजा करूंगा। रावण हारा हुआ है तो वहां के लोग तो उसकी पूजा करते हैं, उसको मानते हैं, पर नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से अब राम सब जगह पूजा जाता है। चाइना आज अपनी इतनी बड़ी बढ़ती हुई आबादी को बसाने के लिए जहां तहां जंग लड़ रहा है। समंदर में जगह चाहिए उसको, लद्दाख उसको पूरा चाहिए, तिब्बत पूरा ले लिया, किर्गिस्तान ले लिया, उज्बेकिस्तान का हिस्सा ले रहा है, तुर्कमेनिस्तान का हिस्सा लिया, रसिया से फंसा हुआ है, उत्तर कोरिया से तो नहीं लेकिन दक्षिण कोरिया से लगा हुआ है समंदर में, फिलीपींस से, ताइवान से, वियतनाम से, इन सब से फंसा हुआ है। नहीं, भूटान को कहता है कि डोकलाम ही हमारा है, तुम ही हमारे हो। अरुणाचल प्रदेश उसको दे दीजिए। उसकी बढ़ती हुई आबादी, उसकी परेशानी है और इसके लिए वो नया नया जगह तलाश रहा है। तभी तो आने वाले दिनों में ये माओ को, जिनपिंग को, इन सब की पूजा करेंगे वो लोग। भाई यही तो दिया, जैसे हम राम की पूजा करते हैं। ये भी हकीकत है। समझ में आई? ये भी उतनी ही हकीकत है। तो यहां भी वही चीजें हो रही हैं, वहां भी वो चीज हो रही थी, कहीं पर कभी, कहीं पर कभी, लेकिन इसी तरह की चीजें इस संसार में चलती आई है। अब आइए, अमेरिका दुनिया की रोटी का टोकरा, ब्रेड बास्केट कहलाया। 18वीं सदी के अंत में इंग्लैंड में साझा जमीन को
बाराबंदी कर दिया गया और अमेरिका में बड़े पैमाने पर स्थायी खेती का विकास हुआ। यहाँ 80 करोड़ भूमि पर जंगल थे और 60 करोड़ एकड़ पर सिर्फ घास के मैदान थे। इन सब में खेती बाड़ी शुरू हो गई। 1780 के दशक में श्वेत अमेरिकी बसावट पूर्वी तट की ओर छोटी सी संकरी पट्टी में थी और वो बढ़ते 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 पूरे पश्चिम तक अमेरिकी व्हाइटिस बसते चले गए और 16वीं सदी में वन विलाव का फर यूरोपीय व्यापारियों को बेचते थे। यानी जो जंगली जानवर को मारते थे, उसके जो बाल हैं, उसके खाल हैं, ये सब बेचते थे। ये कहने का मतलब है। पश्चिम की ओर प्रसार तथा गेहूं की खेती। जैसे जैसे इन्होंने पश्चिम की ओर भगाया तो उसके दो रीजन थे। एक तो पूर्वी अपलेशियन के साथ साथ माइनिंग का काम था, तो इन सब से वहां के लोकल पीपल को खदेड़ दिया और माइनिंग से एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट किया। जो 5 झीलें हैं ग्रेट लेक्स जिसे कहते हैं, HOMES, होम्स, ह्यूरन, मिशिगन, ऑन्टेरियो, ईरी, सुपीरियर, उसके आसपास की पूरी जमीन चारागाह के लिए थी, तो पशु बारे में चला गया। और ये जो प्रेयरीज के मैदान को साफ किया इन लोगों को, उन लोगों को साफ करके क्या कर दिया, वहां पर पूरा गेहूं की खेती करने लगे, मक्के की पेटी करने लगे, मक्के की खेती करने लगे। इस तरह से पूरे अमेरिका को 200 सालों में अपने कब्जे में ले लिया, अपने ढंग से ले लिया। अब आइए, तो जो अमेरिका में जो नए नए खेत बनाए जा रहे थे, घास के मैदान के घास साफ किए जा रहे थे और खेती के लिए उपयुक्त बना रहे थे, तो उसमें जो लोग लगे हुए थे वो अपना घर भी तो बनाते थे ताकि उस मैदान को साफ किया जाए। तो घर बनाते थे, उनके घर जो होते थे सांड कहलाते थे। सांड मतलब क्या होता है, जब वहाँ की छोटी मोटी झाड़ियाँ, लकड़ियाँ, घास हैं और उसके साथ मिट्टी लगा देते हैं, उससे जो घर बनाते हैं उसको सांड कहते हैं। हम लोग भी गाँव में ऐसा करते थे। खर ही पौधों के जो डंठल होते हैं वो सब चीज़ें, भूसे वगैरह सब मिला करके मिट्टी में, ताकि मिट्टी को मजबूती मिल जाती है, तो घर बनाया जाता था। अब हम देखते हैं कि 1860 के बाद की घटना है। बाद के दशकों में वह समूचा क्षेत्र अमेरिका के गेहूं उत्पादन का क्षेत्र का एक बड़ा क्षेत्र बन गया, प्रेरीज ग्रासलैंड। अब एक गेहूं उत्पादक किसान, जैसा मैंने कहा कि 20वीं सदी के प्रारंभ में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो गेहूं उत्पादन में काफी वृद्धि करना पड़ा, क्योंकि यूरोप तो लड़ाई में लगा हुआ है, तो अमेरिका उसे गेहूं की सप्लाई करता था। और वुडरो विल्सन जो थे, विल्सन ने क्लियर कट, राष्ट्रपति ने अपने किसानों को कहा कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा। गेहूं ही हमें जंग जिताएगा मतलब क्या हुआ कि ये जंग हम जीतेंगे। कैसे? क्योंकि गेहूं वगैरह, असले, गोले बारूद सब तो अमेरिका सप्लाई कर रहा था यूरोप के मित्र देशों को, और उस पर इतना कर्ज चढ़ गया तो उसके बाद उसको इनकम जो डेवलप हुआ तो जंग भी जीता और हमेशा के लिए एक ताकतवर देश के रूप में उभर कर आया। और नई नई तकनीक आती थी खेती में और ये बढ़ गया। नई तकनीक का आगमन हुआ और देखते हैं कि ऐसे कुछ मशीन बनाए गए जो घोड़े खींचते थे हल को, और 12-12-14 हल कल्टीवेशन एक साथ होता था, तो बड़े पैमाने पर खेती होती। और इतना इन्होंने खेती किया, इतना खेती इन्होंने किया, देखा जाए तो इतना खेती इन्होंने करना शुरू कर दिया। नए नए घास काटने के यंत्र ले, घोड़ा जो हल खींच रहा है, बड़े पैमाने पर कल्टीवेशंस हो रहे हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स आगे कल्टीवेशन करने के लिए। तो ये जो साग सब्जियों से ढका हुआ जमीन रहता था घास से, अब वो घास का तिनका नहीं, कंटिन्यू फार्मिंग हो रही है। तो कंटिन्यू जब फार्मिंग होगी तो उस पर एक भी घास का तिनका नहीं है, और इस तरह से जमीन को आपने फर्टाइल, फ्रेगाइल कर दिया। और अब अगर हवा थोड़ी भी चलती थी तो ये फर्टाइल जमीन की मिट्टी रेत बन के उड़ती थी, और रेत बन के उड़ती थी तो ऐसा अंधकार रेत डेवलप हो गया कि 1930 से 1940 के दरमियान ऐसे रेत डेवलप हुए, ये मिट्टी वाले रेत, कि नदियों को ढक देते थे, झील को ढक देते थे, तालाबों के ऊपर बिछ जाते थे, मछलियां मर जाती थी, किसान के जो ट्रैक्टर वगैरह वो मिट्टी में दब जाती थी। बात को समझिए। और इस तरह से रेत के बवंडर ने बड़ा हिसाब लगा दिया। खेत की जो जमीन थी उसकी जो बाढ़ होती थी, मेड़ ही डूब जाती थी, इतने रेत पसर जाते थे। यकीन ना हो तो एक तो सबसे पहले मरुस्थल में जाके देखिए, जब रेत का बवंडर आता है तो सोल्जर पिक्चर का आखिरी क्लाइमेक्स सीन आता है, जो रेत के अंदर से उठ करके लड़ाई करता है। कहने का मतलब है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे ही ये उपजाऊ मिट्टी के ऊपर के रेत जब उड़ते थे तो हाल बेहाल कर दिया किसानों ने। उसके ट्रैक्टर, हार्वेस्टर सब रेत में पड़े हुए हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप दिल्ली में अगर रहते हैं तो आपको मालूम होगा, हरियाणा में रहते हैं, राजस्थान में तो बढ़िया से मालूम होगा, ये जो मई जून में रेत उड़ती है जिसको कहते हैं लू, और लू जो पश्चिमी गर्म हवा आती है अपने साथ जो धूल के बवंडर लाती है, तो क्या हाल कर देती है, एकदम डार्क कर देती है शाम को 3-4 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास।
उस डार्क में रेत, पूरे घर में रेत भर जाता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ इवन साउथ दिल्ली, उतने दूर। तो ये रेत उस टाइम में ये था, जिसकी वजह से बहुत सारी जमीनें बर्बाद हुई, रेगिस्तान बना दिया इन्होंने, यानी प्रेरीज को भी एक समय में रेगिस्तान बना दिया। और गरीबों की दशा तो हमेशा बर्बाद ही होती रही, ये याद रखिएगा। वही क्या, रोटी की टोकरी रेत के कटोरे में बदल गया, ठीक है। तो काला तूफान, इस रेत के तूफान को क्या नाम दिया? काला तूफान, जो 1930 से 1940 के बीच में बड़े पैमाने पर होते थे। और देखिए ना, पिक्चराइजेशन भी किया है, ट्रैक्टर वगैरह, माल मवेशी सब रेत में डूब गए, लाखों लाख पशु बर्बाद हो गए, मर गए। और ये ऐसा क्यों हुआ? तो एक तो इतने बड़े पैमाने पर आपने खेती करी, उसके बाद 4-5 साल का एकदम ड्राउट, फेमाइन, अकाल आया, सूखे का मौसम आया, तो धरती तो एकदम पोलस हो गई रे। और उस पर जो हवा आई पश्चिम की, वो तूफान बनाते चला गया। और ये काला तूफान पूरे अमेरिका को, उस एरिया को बर्बाद कर दिया। तो ये चीजें बता रही हैं। अब रेत के तूफान, असंतुलन कैसे पैदा हुआ? तो 3-4, एक तो खेती इतना किया कि फर्टाइल को फ्रेगाइल कर दिया। दूसरा क्या हुआ कि हमने सूखे का सामना किया, उसका बाद ये रेत आया तो बर्बाद कर दिया। अब भारतीय किसान और अफीम की खेती का संदर्भ समझा जाएगा, ठीक है। अब आइए भारतीय किसान के संदर्भ में बात करें। जैसा कि हम और आप जानते हैं, पलासी का युद्ध 1757 के बाद औपनिवेशिक शक्तियां प्रबल हो गई और हम क्षेत्र विशेष में कमजोर पड़ते चले गए। और उसने जो है अपने हिसाब से हमें शेपअप करने लगा, अपनी जरूरत के हिसाब से हमें शेपअप करने लगा। और खेती की व्यवस्था को उसने समय के साथ बदला। चाय का शौक, चीन के साथ व्यापार। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में चाय पत्ती का उत्पादन असम में होता था जंगली तौर पे, वो ग्रीन टी के रूप में असम के लोग इस्तेमाल करते द्वार हिल्स के पास, लेकिन उसका कमर्शियल कोई उत्पादन नहीं था और उतना कोई नॉलेज में था नहीं। लेकिन क्या होता था, ये लोग हमारे देश के अफीम की मांग, ध्यान में रखिएगा, अफीम की मांग को जो है, अच्छा एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा बेटा, अभी ये जो मैं पढ़ाना शुरू करूँगा तो ये पूरा नहीं होगा, ये हो जाएगा अधूरा। तो मैं एक कोशिश करता हूँ कि इसको अभी ही रोक देता हूँ, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें अभी करीब 15-20 मिनट बाकी है। और जो स्ट्रीमिंग होती है उसके हिसाब से उसके बाद क्लास आपकी जा नहीं सकती, वो टाइम हो गया। तो अब तो टाइम जो है मुश्किल से 5 मिनट बचा है और ये समझेगा। तो एक काम करते हैं, कल हम इसको कंटिन्यू करके और हम चैप्टर 7 में भी आ जाएंगे। तो तब तक के लिए क्षमा दीजिए। तो कल हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स और चैप्टर 7 पे बात करेंगे और परसों 8th को पढ़ाते हुए हम इसे समाप्त भी करेंगे। इसी वीक में आपका ये बुक खत्म हो रहा है और अगले वीक शुरू हो जाएगा पॉलिटी, और वो कम ही होता है पॉलिटी में समझना। थैंक यू वेरी मच।